Friends, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on BA Honors Political Science of subject Methods and Approaches in Comparative Politics Analysis of Semester 2, and this is your discipline specific course. Okay, so if you are from DU Seoul, regular, NCWEB and any university which has this subject in the syllabus, then this video is specifically for you. In this video, I am going to explain you every chapter in detail and with reference to the exam point of view. So every topic you're going to understand from me is accurately from the exam point of view, and everything you understand from here will कम इन टू योर एग्ज़ाम. आप यहाँ से जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो till the end because it is important, and till the end I am going to explain you everything in easy language and in an understandable form. I hope you have no doubt. अगर आपको पता नहीं है then I can tell you that Unit 1 and Unit 2 of this subject has already been uploaded. उनका explanation already upload हो चुका है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो I highly recommend you कि आप उसे देखें, क्योंकि अगर आप उन 2 चैप्टर्स को नहीं देखेंगे तो ये आपको नहीं डिटेल में समझ आएगा, और जब तक आपको डिटेल में समझ नहीं आएगा आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे. ठीक है, तो आई होप मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप इस वीडियो पर तभी आए हैं जब आपने पहली वाली 2 वीडियोस देख ली हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 3 ऑफ दिस चैप्टर, which is your perspectives on comparative politics, traditional and neo-institutionalism. We have already studied the traditional political system and neo-institutionalism as an individual. Now we are going to understand the comparative perspectives on comparative politics of traditional and neo-institutionalism, both combined. So without wasting any time, let us start let's start studying. Okay, yeah, and there we go. Yes, Unit 3, Approaches to Comparative Politics, Traditions and Neo-Institutionalism. देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज. ये हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं. अर्ली स्टेजेस के अंदर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज प्राइमरीली कंडक्टेड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोचेज. ट्रेडिशनल अप्रोचेज पर ही होता था. ट्रेडिशनल अप्रोचेज का क्या मतलब है? सिर्फ स्टेटिस्टिकल डाटा को देखना, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट कर रही है एज अ सोसाइटी के ऊपर. सब्सिक्वेंटली द स्कॉलर्स रियलाइज दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू फुली कॉम्प्रीहेंड पॉलिटिक्स सॉलिडली थ्रू ट्रेडिशनल मेथड. बाद में स्कॉलर्स को, ठीक है, पता चला कि जो हमारा पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल मेथड से ही आप उसे स्टडी नहीं कर सकते हो. इसकी बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं, बहुत सारी थ्योरीज होती हैं. कॉन्सिक्वेंटली न्यू अप्रोचेज इमर्ज, नई नई अप्रोचेज निकल कर आई दैट ऑल्सो अकॉर्डेड इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, कल्चर एंड ह्यूमन behavior. In contemporary times, the study of comparative politics is conducted in more comprehensive and scientific manner. टाइम पे इवॉल्व होती रही पॉलिटिक्स, और आज के टाइम पे इसे और भी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव का यहाँ पर मतलब है कि पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, एंड साइंटिफिक मैनर में इसे कंसीडर किया जाता है. ट्रेडिशनल अप्रोचेज टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. देखो, ट्रेडिशनल अप्रोचेज रेफर्स द मेथड्स इन विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम्स वर स्टडी ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसिप्लिन. अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है जब स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सिस्टम को जो है किस तरीके से रेफर किया जा रहा है, क्या उनकी अप्रोच है, उस चीज़ को डिफाइन कर रहे थे. तो फर्स्ट इज द फिलोसफिकल अप्रोच. पहली है हमारी फिलोसफिकल अप्रोच, जिसे हम सबसे पुराना स्टडीइंग पॉलिटिक्स कहते हैं. मतलब कि ये सबसे पुराना मेथड था
पॉलिटिक्स को समझने का। इस अप्रोच से पॉलिटिक्स इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, आइडियल्स एंड वैल्यूज़। इसके अंदर सिर्फ एथिक्स, आइडियल्स और वैल्यूज़ देखे जाते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम के, यानी कि जुडिशरी, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर कैसे वर्क कर रही है, क्या उसके एथिक्स है, वैल्यूज़ क्या है वहाँ के लोगों की, सिर्फ यही चीज़ें कंसीडर की जाती थी। दिस अप्रोच सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट एन आइडियल स्टेट शुड बी लाइक। इस अप्रोच का मानना है कि भाई एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसके गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर आइडियल स्टेट किसको माना जाता है? आइडियल स्टेट कोई नहीं है, बट अगर कोई पूछे कि सबसे साफ स्टेट कौन है तो वो कह देंगे भाई हाँ इंदौर है, ठीक है। तो उनका भी मानना था कि एक टाइम पे हमारी बहुत पहले एंशियंट टाइम में ऐसे मानते थे कि आइडियल स्टेट होते थे। आइडियल स्टेट के अंदर लोगों की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, वहाँ के मेन वुमेन, और वहाँ पर जस्टिस कैसा है। तो कुछ ऐसे आइडियल स्टेट होते थे जहाँ पर इन बेसिस के ऊपर हर किसी स्टेट को जज किया जाता था। This approach seeks to understand what an ideal state should be like and the objective of government ought to be. It places specific emphasis on justice, equality, liberty and moral values. ये सबसे ज़्यादा emphasis डालते थे जस्टिस के ऊपर कि भाई वहाँ का जस्टिस कैसा है, इक्वालिटी मतलब कि मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी कैसी है, लिबर्टी वहाँ के लोग लिबर्टी कितनी रखते हैं, और मॉरल वैल्यूज़ वहाँ की क्या क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज़ टू कॉन्सेप्चुअलाइज एन आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पर एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता था, ठीक है। आज के टाइम पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा अच्छा या सबसे ज़्यादा बुरा नहीं है, बट उस टाइम पे होता था कि भाई सबसे अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम किसका है, कौन सी कंट्री का है, ठीक है। द हिस्टोरिकल अप्रोच, अंडर हिस्टोरिकल अप्रोच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम आर स्टडीड बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्ट्री को देखा जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी पॉलिटिकल सिस्टम इट इज़ एसेंशियल टू अक्वेंटेड विद इट्स पास्ट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। भाई पास्ट इवेंट्स क्या रहे हैं, पास्ट इवेंट्स पे कैसे डिसीजंस लिए गए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा, और उनसे सीखकर उन्होंने क्या क्या डेवलप किया, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, इन चीज़ों को देखा जाता था। और यहाँ से रिवील होता है हमारा करंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कि कैसे हमारा करंट पॉलिटिकल सिस्टम आया, कैसे ये टाइम टाइम पर इवॉल्व होकर इस कंडीशन में है। दिस अप्रोच एड्स इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल चेंज एंड डेवलपमेंट। इस अप्रोच से पॉलिटिकल चेंज आप समझेंगे और डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। थर्ड इज़ योर फॉर्मल लीगल अप्रोच। अब ये लीगल अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको स्टडी किया जाए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से, कि भाई आप हर किसी देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लो और उनमें से कंपेयर करो फिर कौन सा सबसे अच्छा है। It places specific emphasis on constitution, law, government and government regulations, ठीक है। It examines the specific power and authorities vested in various institution। हर एक institution के अंदर किसको कितनी पावर दी गई है, अथॉरिटीज़ की क्या पावर है वहाँ पर। For instance, the power of legislature, parliament, the executive, judiciary are studied under this approach। इस अप्रोच के अंदर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हर जगह पर स्टडी किया जाता है और उनकी हिरार्की को डिफाइन किया जाता है। दिस अप्रोच एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ से आप एक बेटर तरीके से, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को और जुडिशरी सिस्टम को समझ लिया तो आप जो है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। द प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच का कहना है कि आप अलग अलग इशू जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड है उनको स्टडी करो। It attempts to identify the specific problems confronting society and the government। ये कहता है कि भाई आप उन दिक्कतों को देखो जिन से सोसाइटी और गवर्नमेंट परेशान है, एंड एक्सप्लोर हाउ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, और कैसे इन दिक्कतों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। दिस अप्रोच फैसिलिटेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन एंड पॉलिसीज। इस अप्रोच से फैसिलिटी होगी कि आप पॉलिटिकल डिसीजन को और पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। एक है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन स्टडीइंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इस अप्रोच से आप फोकस करते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कैसे वो बिल्ड हो रहा है। इट एग्जामिन्स द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस दैट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। दिस अप्रोच हेल्प्स इन कॉम्प्रीहेंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इंटरनली कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है
ये आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। द रीजनल अप्रोच, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन और अ ग्रुप ऑफ रीजन्स। इसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप के पॉलिटिकल जो है सिस्टम को स्टडी किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रुप का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के एथिक्स, वहाँ की वैल्यूज़ क्या है, उसके बेसिस पे क्या क्या लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर एक मुस्लिम रीगल कोर्ट होता है जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम जो भी केसेस होते हैं उनको वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया जो एक स्पेसिफिक ग्रुप और रीजन के लिए, लोगों के लिए है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई होता है। इंक्लूडिंग the study of political system of Asia, Europe and Africa. This aids in understanding the distinct characteristics in politics within the particular region. The structural functional approach. According to this approach, every political system comprises specific structure and each structure performs a distinct function. इसका मानना है कि देखो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कि भी इनके पास 5 ही सिस्टम है और हर 5 स्ट्रक्चर का अलग अलग काम है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द लेजिस्लेचर परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉज। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉ को अप्लाई करना, जुडिशरी का होता है भी जो लॉ को मेक श्योर करे कि जो लॉ को अबाइड करे और जो नहीं कर रहे हैं उनको पनिश करे। दिस अप्रोच सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस स्ट्रक्चर्स इंटरैक्ट टू कलेक्टिवली ऑपरेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलकर कलेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। क्रिटिसिज्म टू पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अब कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया है कुछ चीज़ों को। ट्रेडिशनल अप्रोचेस वर प्राइमरीली कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ट्रेडिशनल अप्रोच है सबसे पहले वो सिर्फ स्टडी के अंदर ही अप्लाई किया जाता था, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। दे फेल टू अकॉर्ड एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, कल्चर एंड पब्लिक बिहेवियर। वो फेल हो गए अपनी सोसाइटी, कल्चर एंड पब्लिक बिहेवियर के जो है एडिक्वेट इंपॉर्टेंस देने में फेल हो गए। वो जो है दीज अप्रोचेस tend to focus on predominantly on politics of western nations। इनका मानना है कि अगर हम इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो आप जो है वेस्टर्न नेशन को इम्पोर्टेंस देंगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर पॉलिटिकल कल्चर। कॉन्सिक्वेंटली इट बिकेम अ डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो डेवलपिंग नेशन जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम को कॉम्प्रीहेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि चेंजेस भी आ रहे हैं साथ साथ में। एज अ रिजल्ट स्कॉलर्स डेवलप्ड अ न्यू एंड मोर कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच, और इसी के लिए उन्होंने एक नई और कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब एक नई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आई। द न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इवॉल्व एज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन। अब जो भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस का जो भी लिमिटेशन था उन सब को मिला के एक नई अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया। ये अप्रोच कहती है कि नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो अकम्पनीइंग द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ये अप्रोच जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ही सिग्निफाई नहीं करेगी कि भाई वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सिर्फ उसी को डिफाइन नहीं करती है, बल्कि वहाँ के सोशल कल्चर और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को भी साथ में लेकर चलती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल फंक्शनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये एक एक्चुअल इम्पैक्ट को देखना चाहती है। व्हाट इज द न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब एक नई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है? द न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज अ मॉडर्न मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। In this approach, institutions are not viewed merely as a set of rules। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को सिर्फ सेट ऑफ रूल्स ही नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें एक लिंकिंग, एक जो है ब्रिज माना जाता है सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के बीच में। This perspective posits that institutions influence people's behavior। इंस्टीट्यूशन से लोगों का बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है, डिसीजन और पॉलिसीज भी बनती है। ठीक है, therefore to understand politics it is essential to study both the institution and society। ठीक है, इसीलिए किसी भी पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी दोनों चीज़ें पढ़नी चाहिए। की वेरिएंट्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब क्या क्या की वेरिएंट्स हैं? बहुत सारे हैं, जिनमें से सबसे पहला है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक्सप्लेन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस थ्रू द लेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म में आप हिस्ट्री के लेंस की मदद से देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या बढ़ोतरी हुई है। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग
कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर आउटकम ऑफ पास्ट इवेंट। ये क्या, इसका मानना है कि भाई जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आज का है वो एक रिजल्ट है पास्ट इवेंट्स और डिसीजंस का। दिस अप्रोच सजेस्ट दैट once institutions are established they become difficult to alter। एक बार कोई इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया, उसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये हम दोबारा मेरे ख्याल से पढ़ रहे हैं, चलो रिवीजन हो जाएगी, बट आपने ये एक बार ही पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट बेनिफिट मेक देयर डिसीजंस विद इन द फैक्टर ऑन देयर माइंड। इसका मानना है कि इंडिविजुअल्स खुद के इंटरेस्ट और भले के लिए जो है डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश द रूल एंड फ्रेमवर्क विद इन विच इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू परस्यू देयर इंटरेस्ट। पॉलिटिकल रूल्स और फ्रेमवर्क्स ही कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सके बिना किसी दिक्कत के। दिस पर्सपेक्टिव एड्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, sociological institutionalism seeks to understand institutions within the broader context of society and culture। अब यहाँ पर सोसाइटी और कल्चर भी आ जाता है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर। इट पोजेस्ट्स दैट सोशल नॉर्म्स ट्रेडिशन एंड वैल्यूज एक्सर्ट अ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मानना है कि भी सोसाइटी और ट्रेडिशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। कॉन्सिक्वेंटली द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस मे वेरी अक्रॉस द डिफरेंट सोसाइटीज़, जहाँ पर जो फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग हो सकती है। ओल्ड वर्सेस न्यू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, अब पुराना और नया हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या फ़र्क है। जो पुराना इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था वो सिर्फ फोकस करता था इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल रूल्स के ऊपर, कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा ठीक है, हियरार्की ये है, स्ट्रक्चर ये है, ये हमें रूल्स फॉलो करनी है, दैट्स इट। नया हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता है किस पर, हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एंड इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि वो कैसे इवोल्व करें, क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। पुरानी अप्रोच रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंस according to under the old approach relatively less importance was according to societal factors and human behavior। पुरानी अप्रोच के अंदर ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल फैक्टर्स को नहीं इतना कंसीडर किया जाता था, जबकि जो नई अप्रोच है वो एक ब्रॉडर रेंज लाती है हमारे सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को, ठीक है। एज अ रिजल्ट न्यू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इज जनरली रिवार्डेड एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक अप्रोच। New institutionalism is a developing world। New institutionalism plays a vital role in understanding politics and developing nation। जो नया इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो कुछ इस तरीके से बना है कि आप पॉलिटिक्स को, डेवलपिंग नेशन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और उसको जो है इवॉल्व कर पाएंगे। In these countries, political institutions are frequently shaped by prevailing social, economic and cultural conditions। यहाँ का जो political system है उसे shape किया जाता है social, economic और cultural conditions को देखकर, कि हाँ यहाँ की cultural conditions क्या है, यहाँ के traditions क्या क्या है। New institutionalism endeavors to comprehend political system by taking all these interconnected factors into account। हर एक interconnected factor को account में लिया जाता है, जहाँ पर human behavior को study किया जाता है, traditions को, वहाँ के जो है ग्रुप्स को भी कंसीडर किया जाता है, हर एक को कंसीडर करके फिर एक डिसीजन लिया जाता है। इस अप्रोच से फैसिलिटेट्स अ क्लियरर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन द डेवलपिंग नेशन। यहाँ से आप जो है एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर सकते हैं। की थिंकर्स, न्यूमरस स्कॉलर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। ये स्कॉलर्स ने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस किया है फॉर द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने दी है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट मियरली अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कोई सिर्फ रूल नहीं है, बल्कि ये हमारा एक सोसाइटल डायनामिक है और एक ह्यूमन बिहेवियर को हमारे वो रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इंसाइट्स हैव एंडोव्ड द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विद ग्रेटर डेप्थ एंड स्कोप। इन्होंने हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक नया जो है एक नया डायरेक्शन दिया है ग्रेट डेप्थ और स्कोप के साथ। कंक्लूजन पर आते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस
have historically held a prominent position in the study of comparative politics. ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस है वो आज भी अपनी जगह बनाकर रखी हुई हैं. ये अप्रोचेस जो है हमारी फंडामेंटल फ्रेमवर्क को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करती हैं. However, due to inherent limitations of these traditional approaches, the new institutionalism perspective subsequently emerged. क्योंकि इसकी भी कुछ limitations होती हैं, इसीलिए नए institutionalism को जो है introduce किया गया, जिसके अंदर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक. यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ट्रेडिशंस तो ठीक है, बट एक साइंटिफिक अप्रोच को भी इंट्रोड्यूस किया गया है. Through it, the relationship between political institutions, society and human behavior can be better understood. Before the new institutionalism holds specific significance in the modern comparative politics. Yes. And यहाँ पर हमारा यूनिट 3 ख़त्म होता है. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा. ठीक है, तो that's it for today's video. If you like this video, then if you understood the video, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है एंड आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है, देन आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ से हमें जो है encouragement मिलेगा आपके लिए और भी ऐसी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाने के लिए. एंड अगर आप वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. बैक टू बैक और भी बहुत सारी वीडियोस डाली जाएंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट, you can subscribe our channel. And if you want more related content regarding your university, especially of DUSOL, NCWEB and your regular students, then you can follow our WhatsApp and Telegram channel, so that you can get updated over time. That's it for today's video. All the best for your exam.